अ वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मनी। तो मनी क्या होता है, हम सबको पता है मनी क्या होता है, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स अगर हम मनी को डिफाइन करें तो अकॉर्डिंगली हर एक की डेफिनेशन अलग होगी। मनी कैन बी समथिंग जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मनी इज समथिंग व्हाइल वी पे वाइल परचेजिंग समथिंग, या फिर मनी कुछ ऐसी चीज भी है अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो वो हमको मिलती है। हम सब जानते हैं कि मनी क्या होता है, बट हम मनी की बात करें तो मनी आने से पहले, मतलब अभी तो करेंटली मनी है, वी नो व्हाट मनी इज, बट मनी नहीं था जब मनी का इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके पहले क्या था? उसके पहले था बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स के लिए गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज बार्टर एक्सचेंज इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। और ऐसी इकोनॉमी जो डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है उसको हम कहते हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। दैट इज वेयर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, दैट इज कमोडिटी इकोनॉमी। तो अब ये बात आती है कि बार्टर सिस्टम चल रहा था पहले, मनी अब आया है। तो मनी का आने का रीजन क्या था? जब बार्टर सिस्टम सब अच्छा चल रहा था और कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ या मनी का डिस्कवरी क्यों हुई? तो रीजन ये आते हैं कि बहुत सारे लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम में। अब वो सारे लिमिटेशंस की हम बात करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। What are the limitations of barter system? नंबर 1 लिमिटेशन होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब lack of double coincidence of bonds is the first limitation of the barter system. Now what do you mean by double coincidence of bonds? पहले हम ये जानते हैं कि भाई double coincidence of bonds क्या होता है। Double coincidence of bonds एक ऐसा है जहां पे दो लोग हैं, दो लोगों को कुछ सेम चीजें चाहिए हैं and they exchange. For example, there is Mr. A जिनके पास wheat है and there is Mr. B जिनके पास shoes है। तो अब मिस्टर ए को क्या है, मिस्टर ए को चाहिए क्या है? उनको चाहिए शूज। और मिस्टर बी जो है जिनके पास शूज हैं उनको चाहिए वीट। तो अब इसमें क्या होगा? मनी तो है नहीं उनके पास, हम तब की बात कर रहे हैं जब मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो अब भाई ये जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मुझे तुम शूज दे दो, और मिस्टर बी बोलेगा कि ठीक है मैं तुमको शूज दे देता हूं, तुम मुझको वीट दे दो। तो यहाँ पे दोनों डबल पीपल जो हैं, जो दोनों लोग हैं, उनका कोइंसिडेंटली बॉन्ड्स जो हैं, जो नीड्स हैं, जो कि वीट एंड शूज हैं, वो मैच कर रही है। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो बार्टर सिस्टम में इस चीज का लैकिंग था। क्यों लैकिंग था? क्योंकि इट इज नॉट इजी कि हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इतने इजीली मिल जाए कि भाई इतने सारे लोग हैं उनके बीच में जाकर के ये तो कोइंसिडेंटली अगर दो लोग मिल गए कि इसको ये चीज चाहिए उसको वो चीज चाहिए। इफ अगर ऐसा होता कि मिस्टर ए को उनको कुछ और चाहिए होता, उनको राइस चाहिए होता इंस्टेड ऑफ वीट, तो वो फिर इस शू वाले से नहीं नेगोशिएट कर पाते। तो यहाँ पे आता है कि इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी to have double coincidence of bonds, which is the first limitation of barter system. The second limitation of barter system is lack of common measure of value. Now जो दूसरा लिमिटेशन आता है वो आता है lack of common measure of value. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब भैया कोई सेम डिनोमिनेशन नहीं है जिसमें हम डील कर सके कि हमारे पास ठीक है इस डिनोमिनेशन में हमको वर्क करना है या इस बेसिस पे हमको वर्क करना है। अब मेरे को ये बताइए, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बोला कि मिस्टर ए के पास वीट था, मिस्टर बी के पास शूज थे। अब उसने उसको शूज तो दे दिए,
पर अब वो कितने केजीज ऑफ व्हीट देगा कि जो वो शूज का प्राइस है वो उसको पे कर पाए। कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है उनके पास। अगर कोई कॉमन डिनोमिनेशन होता तो वो उसमें डील कर पाते, बट यहाँ पे कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है। हो सकता है उसको 2 किलो देना पड़े, हो सकता है उसको 5 किलो देना पड़े। और इस लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में हमारे पास दिक्कत ये होती है कि एक पार्टी हमेशा सफर करती है। अब मान लीजिए कि शूज 200 रुपए के थे और जो वीट वाला है उसने उसको वीट 500 रुपए का दे दिया, तो वीट वाले का तो 300 रुपए का घाटा हो गया। यहाँ पे दिक्कत आती है। तो और या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उसकी शू की वैल्यू उसको कम मिली तो मिस्टर बी जो है उनको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारा जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये हमारा थर्ड लिमिटेशन आ जाता है, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे मैंने ग्रेन्स उगा लिए हैं, मेरे पास ग्रेन्स हैं, बट मुझे उसके रिटर्न में मुझे कुछ क्लोथ्स चाहिए। अब मेरे पास जो मैन्युफैक्चरर है क्लोथ्स का वो अभी मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, और मैंने क्या करा, मैंने मेरा टमाटो, चलिए मैं टमाटो ग्रो करती हूँ, टमाटो ग्रो कराए मैंने। तो अब मैंने टमाटोज को क्या करा, उनको मैंने रख दिया ले जाके वेयर हाउस में फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, कि भैया कल को मेरे पास जब भी मैन्युफैक्चरर आएगा क्लोथ्स लेके तो मुझे तो क्लोथ्स की नीड है, तो मेरा जो क्लोथ्स है मैं उसके थ्रू अपने टोमेटोज जो है वो एक्सचेंज कर लूंगी। अब जो मेरा टोमेटोज है वो तो पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे या फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के विद इन यूज हो जाने चाहिए। तो टमाटोज अब मुझे 3 महीने बाद मैन्युफैक्चरर मिला, मुझे उससे क्लोथ्स तो मिलेंगे, बट क्या 3 महीने बाद मेरे टमाटर सही रहेंगे, मेरे टमाटोज विल बी गुड? नो, दे विल बी नॉट, वो सड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसे गुड्स जिनको हम स्टोर ज्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं, वहां पे आ जाती है हमारे पास दिक्कत कि भाई बार्टर सिस्टम में कैसे वर्क करेगा, क्योंकि मेरे पास तो गुड्स बचे ही नहीं। अब मैं क्या एक्सचेंज करूंगी उसके साथ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास तो टोमेटोज थे एक्सचेंज करने के लिए। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। द फोर्थ लिमिटेशन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पहले समझते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब आज मैंने कुछ चीज खरीदी है, अभी नहीं, किसी फ्यूचर डेट पे मैं जाके उसका पेमेंट करूंगी। मान लीजिए मैंने आज वीट खरीदा है, आज नहीं, मैं आज से 3 महीने बाद जाके उसको पेमेंट करने वाली हूँ। तो बार्टर सिस्टम में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं इसके अंडर भी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने गुड्स स्टोर कर लिए, मैंने गुड्स खरीदे, उसके बाद अब मैंने कहा कि भैया 3 महीने बाद जाके मैं आपको इस चीज की पेमेंट कर दूंगी। आज से 3 महीने बाद हो सकता है जिस चीज की पेमेंट मैं करने वाली हूं उसकी क्वालिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या फिर उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। उसने मुझसे कहा कि तुम आज से 3 महीने बाद मुझे 50 किलो गेहूं देना। भैया आज 50 किलो गेहूं की कीमत मार्केट में कुछ और है, आज से 3 महीने बाद मान लो उसकी कीमत बढ़ गई तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। इन सारी चीजों के कारण जो होता है हम स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसका लैकिंग होती है इन द बार्टर सिस्टम। तो ये 4 मेन लिमिटेशंस आ जाते हैं बार्टर सिस्टम के, दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जहां पे दो लोगों को मिलके उनकी जो नीड्स हैं वो जल्दी मिलना इज नॉट इजी। देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि किस कॉमन डिनोमिनेशन में हम डील करने वाले हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम ज्यादा टाइम तक के लिए अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जहां पे हम किसी फ्यूचर डेट पे जाके पेमेंट करने की कोशिश करें तो वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि भैया ये लिमिटेशंस आई, तो ये लिमिटेशंस आने के कारण ही हमने कहा कि कोई एक ऐसी चीज आनी चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो। इसमें तो ये सारी क्वालिटीज नहीं थी, ये लैक कर रहा था ये सारी क्वालिटीज। तो उसमें एक ऐसी चीज आनी चाहिए, कुछ ऐसा इन्वेंशन या डिस्कवरी होनी चाहिए ऐसी चीज की जिसमें ये सारी चीजें हो।
तो किस चीज की डिस्कवरी हुई? मनी का डिस्कवरी हुई। अब मनी क्या होता है उसके हम पहले फंक्शंस देख लेते हैं। मनी के फंक्शंस में बात करेंगे तो मनी के पहली बात तो हम उसको दो में डिवाइड कर देते हैं। मनी के फंक्शंस आर प्राइमरी फंक्शंस, फर्स्ट आर प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी फंक्शन है उसको भी मैं फर्दर टू में डिवाइड कर देती हूँ। फर्दर टू में डिवाइड कर दिया तो एक आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर इसको हम यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शंस में बात करें तो इसमें आता है स्टैंडर्ड, डिफर्ड पेमेंट and store of value. This one is also known as the asset function of money. तो भैया आप फंक्शंस पे बात करते हैं तो जो मनी के फंक्शंस हैं हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया, दैट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस की पहले बात करते हैं। प्राइमरी मतलब ऐसे फंक्शंस जो हर एक कंट्री में जिस भी चीज को वो कह रहा है कि ये चीज मनी है, उसमें ये दो फंक्शंस दैट इज द प्राइमरी फंक्शंस दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू होना ही होना चाहिए। सेकेंडरी फंक्शंस सेकेंडरी होते हैं, हो ना हो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट प्राइमरी फंक्शंस इज अ मस्ट। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ भैया? मनी एक ऐसी चीज आई जो हर किसी चीज के लिए हम खरीद रहे हैं तो मनी पे करेंगे, हम बेच रहे हैं हम तो मनी पे करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम मनी पे करेंगे। मनी को जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कि उसको जनरली सब जगह एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हमने फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम का पढ़ा था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है भैया? अब मेरे को जाके कोई चीज खरीदनी है मार्केट में, अब जाके मुझे जूते खरीदने हैं, 200 के हैं, 500 के हैं, 5000 के हैं, मैं जाके उसको पैसे दूंगी और वो मुझे उतने ही शूज या दे देगा। उसके बाद सेल भी सेम थिंग है। अगर मुझे कोई चीज बेचनी है तो मैं वो ले सकती हूँ। तो द परचेज एंड द सेल कैन बी डन इंडिपेंडेंटली। उसके बाद क्या आता है? एक देयर इज इंपॉर्टेंट सेइंग दैट इज मनी डज नॉट हैव द पावर टू सैटिस्फाई वांट्स बट मनी कमांड्स टू परचेज दोज थिंग्स दैट सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब कि भैया पैसा पड़ा हुआ है, उसके पास कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप यूटिलाइज हो जाएगा, नहीं, वो उसके पास पर इतनी ताकत है कि वो कमांड कर सकता है, बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भैया इस चीज को खरीद के आपकी जो भी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर लो। पैसा रखा है उसको खाएंगे तो नहीं हम, उससे तो हमारी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, नहीं, पर उसी पैसे से मेरे जूते आ जाएंगे तो मेरी जो नीड्स थी, जो मेरा वांट था, मेरा शूज का, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी। द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू। हमने अभी बात करी थी जो उसमें दिक्कत आ रही थी, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम था, दैट वाज द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू आ गया। मेजर ऑफ वैल्यू क्या बोल दिया इनने? सेम डिनोमिनेशन में, मतलब हर एक चीज को हम रुपीज में करेंगे, हर एक चीज का प्राइस डिसाइड हो गया कि भैया पहले जब वो शू लेने जा रहा था तो उसको पता नहीं था वो उसको कितने किलो गेहूं देना है, पर अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उसको पता है कि भैया शू लेने जा रहा है तो उसको किलो गेहूं नहीं देना पड़ेगा, उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे। अब वो अगर गेहूं खरीदने जा रहा है तो उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो देयर इज अ फिक्स्ड प्राइस फॉर एवरीथिंग वेयर इट लीड्स टू द मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन डिनोमिनेशन मिल जाती है मेजर ऑफ वैल्यू के अंडर। इसको यूनिट ऑफ वैल्यू क्यों कहते हैं? यूनिट ऑफ वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि रिलेटिव प्राइस भी बताता है। अब भैया मैंने को
सेम जूता एक दुकान पे मैं जा रही हूँ, मॉल में जा रही हूँ, मुझे 500 का मिल रहा है, और मैं कॉमन शॉप पे जा रही हूँ, मुझे 200 का मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली वो 200 वाला खरीदूंगी जब सेम क्वालिटी, सेम कंपनी, सेम चीजें मिल रही हैं। क्योंकि मैंने तो अपना देख लिया भाई, मॉल में जाके मुझे 300 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मैं क्यों दूंगी 300 रुपए ज्यादा। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन्स कर सकते हैं। तो ये जो रिलेटिव प्राइस होता है, यहाँ पे कंपेरिजन्स के बेसिस पे इसको यूनिट ऑफ वैल्यू भी हम कहते हैं। देन कम्स द सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट ऐसा होता है कि फ्यूचर में हम किसी चीज का पेमेंट करने वाले हैं। तो भैया मैं फ्यूचर में किसी चीज का पेमेंट करने वाली हूँ, बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि पेरिशेबल गुड्स थे, उसको स्टोर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लग रहा था, उसको स्टोर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मनी एक्सपेंड करना पड़ रहा था। तो अब क्या हुआ, मुझे स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट मनी के केस में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मैंने आज लोन लिया, मुझे कल कोई चीज खरीदनी है, मैंने आज लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेगा ओके कम वी विल लेंड यू द लोन, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज मेड इजी कि भैया फ्यूचर डेट पे जाके अगर आज मैंने 50 किलो गेहूं खरीदा है, 50 किलो गेहूं की कॉस्ट 10,000 रुपए है, अगर आज 10,000 रुपए है तो आज से 3 महीने बाद भी 10,000 रुपए रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज से 3 महीने बाद उसकी 20,000 कीमत हो जाएगी या 5,000 कीमत हो जाएगी। नो, द कॉमन मेजर इज बीइंग सेट। इस कारण से जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर में पेमेंट है, वो पॉसिबल हो जाती है। द लास्ट फंक्शन ऑफ द मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर एसेट फंक्शन ऑफ मनी। दिस इज ऑल्सो नोन एज एसेट फंक्शन ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे गुड्स को स्टोर करने के लिए हमको बहुत ज्यादा जगह चाहिए हो रही थी, मनी के केस में ज्यादा जगह नहीं चाहिए। आप बैंक को जाके दे दीजिए, आप अपने लॉकर्स में रख दीजिए, सब जगह से आपका मनी सेफ रहेगा। दूसरी चीज, मनी सेफ रहता है। आपके ग्रेन्स आपने रख दिए, व्हीट रख दिया, राइस रख दिया, उसमें कीड़े लग गए, खराब हो गया, बट मनी में कीड़े लगेंगे? नहीं लगेंगे। मनी का डिनोमिनेशन जो है अच्छा वो 2 साल बाद चेंज हो जाएगा। क्या 10 रुपए का सिक्का है तो वो 2 साल बाद भी 10 रुपए की ही वैल्यू रखेगा, पर अगर ग्रेन्स की बात करूं तो अच्छा वो 2 साल बाद कुछ और वैल्यू का हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू इज पॉसिबल इन द केस ऑफ मनी। तो ये जो 4 चीजें पढ़ी हमने, जो 4 फंक्शंस पढ़े मनी के, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चारों चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों चीजें जो थी बार्टर सिस्टम में लैक कर रही थी, और हमको कुछ ऐसी ही चीज चाहिए थी जो कि ये सारी जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की उन सबको कवर करे। और डेफिनेटली ये जो 4 फंक्शंस है मनी के, ये उसको डेफिनेटली कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, और हमारा मनी अभी फ्लो में चल रहा है। तो आई होप द टॉपिक मनी इज क्लियर टू यू। थैंक यू।